सबके साथ में। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने चैनल के माध्यम से नेट जेआरएफ के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और इस समय आप लोगों के लिए ला रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र की इतिहास की क्लास, जिसकी हम 8 क्लास ले चुके हैं और 9वीं क्लास हमने उन 8 क्लास का सार लिया है। तो अब तक वो क्लास आपने नहीं देखी हैं तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं इस बुक की क्लास में तो आप सोच सकते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है बहुत मजबूत होगा और आपका स्कोर जो है बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है तो आप लोगों से मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि आप लोग जो है बुक को देख चुके होंगे और समझ चुके होंगे। मेरी पूरी कोशिश यही है कि कोई भी मिस्टेक ना हो, अच्छे से और सरल भाषा में हम आपको समझाएं जो आपके माइंड तक पहुंच जाए और जो आपको लगता है कि जो बुक जो है आप पढ़ते हैं, अगर आपके पास ये बुक है और मैं बोल रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, साथ में लिख रहे हैं, जो चीज़ें मैं महत्वपूर्ण बता रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि इन तीनों चीज़ें मतलब पढ़ना, सुनना और लिखना, तीनों चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो वाकई में आपका अध्ययन बहुत ही परफेक्ट होगा और साथ ही आप जो है अपनी मंजिल के बहुत ही करीब पहुंच जाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे 2020 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट में भाग नहीं लेते हैं तो ज़रूर लीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है और हम आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आते हैं। क्लास आपको दोपहर 1 से 3 बजे तक मिल सकती है किसी भी टाइम, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है तो हमें भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्लास बनाते हैं फिर लगभग कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास जल्दी अपलोड हो जाती है, कभी कभी घंटों लग जाते हैं, तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है फ्रेंड। इसी वजह से हो सकता है कि 1 से 3 का टाइम जो दोपहर का होता है उस समय आप ज़रूर एक बार यूट्यूब चेक कर लें, जिससे आपको हमारी क्लास मिल सके। ओके फ्रेंड, तो ये बातें थी। अब हम चलते हैं, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 2, जिसमें हम आदिकाल को पढ़ेंगे और आदिकाल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हिंदी साहित्य का आरंभ और प्रथम कवि कौन है, प्रथम रचनाएं कौन है, ये सब हम सिंपल भाषा में समझेंगे, जैसे बोलचाल भाषा में। ठीक है, क्योंकि बोलचाल भाषा में जो चीज़ें हम समझते हैं वो हमें ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। तो स्टार्ट करेंगे। हिंदी साहित्य के आरंभ का प्रश्न हिंदी भाषा के आरंभ से जुड़ा हुआ है। हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वह हिंदी भाषा के आरंभ से जुड़ा हुआ है। अब आप हिंदी भाषा की स्टार्टिंग हुई होगी तो साहित्य भी आरंभ हुआ होगा। इस भाषा का विकास एक जनभाषा के रूप में हुआ है। कोई भी जनभाषा अपने प्रभाव की अक्षुण्णता में सदा एक रूप नहीं रह सकता। स्थान और काल के भेद से उसमें रूप भेद भी स्वतः उत्पन्न हो जाता है, किंतु जब तक उन रूपों की तात्विक समानता सुरक्षित रहती है तब तक वे एक ही भाषा का बोध करते हैं। आप समझ सकते हैं कि जो तात्विक भेद हैं, तात्विक जो समानता होती है, वो जब होती है तो भाषा में एक रूपता हो जाती है। हिंदी भाषा ने भी स्थान और काल के भेद से अपनी दीर्घ यात्रा अनेक रूप धारण किए। जो दीर्घ यात्रा हुई उसमें कहीं पे वह आप देख सकते हैं किस तरीके से विकास हुआ। अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में आई, फिर हिंदी में आई, तो इस तरीके से जो है इसका चलता रहा। इसमें मगही, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी, बघेलखंडी, बुंदेलखंडी, व्रज, खड़ी बोली, वांगरू, मेवाती, हड़ौती, मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढारी, मालवी, भीली, खानदेशी, पहाड़ी आदि उनके अनेक रूप भेद पाए जाते हैं, किंतु इन सब में तात्विक समानता विद्यमान है। देखिए, सभी भाषाएं हैं, ये सभी बोलियां हैं, लेकिन ये कही जाएंगी हिंदी की ही, तो ये एक तात्विक समानता होती है। आजकल इन भाषा रूपों को स्थान भेद में स्मरण किया जाता है, किंतु काल भेद से ही इन रूपों में अंतर है। कुछ शताब्दियों पूर्व का ब्रज या मैथिली का रूप आज यथावत नहीं मिलता, किंतु तात्विक समानता के आधार पर पूर्व काल के रूप भी ब्रज या मैथिली रूप के ही माने जाते हैं। निष्ठ आता है आपका, अतः भाषा के रूप भेद को भुलाकर तात्विक परिवर्तन के आधार पर ही भाषा के अंत और दूसरी भाषा के आरंभ का इतिहास स्वीकार करना अधिक समीचीन होता है। इसी दृष्टि से अपभ्रंश को एक अलग भाषा मानकर उसके समानांतर तात्विक आधार पर भिन्न रूप में विकसित भाषा को पृथक नाम देने की आवश्यकता होती है। यद्यपि अपभ्रंश अपने मूल रूप में ही 15वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा बनी रही। जो अपभ्रंश है यह मूल रूप से 15वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा
बनी रही थी तथा 8वीं शताब्दी से ही बोलचाल की भाषा पृथक होकर उसके समांतर साहित्य रचना का माध्यम बन गई थी। ठीक है, तो इसका जो है तब ये बोलचाल की भाषा रही और फिर बाद में साहित्य की भाषा बन गई 18वीं शताब्दी में। और 18वीं शताब्दी से ही आरंभ हुआ है आपका साहित्य अधिकतर। इसी भाषा को कुछ विद्वानों ने उत्तर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी कहा है, और उत्तर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी जो है गुलेरी जी ने कहा है। कुछ विद्वानों ने अवहट्ट नाम दिया है, परंतु वास्तविकता यह है कि वह भाषा हिंदी है, उसे उत्तर अपभ्रंश या अवहट्ट नाम देना भ्रम उत्पन्न करता है। जिन विद्वानों ने ये नाम दिए हैं वे भी अपने मत के अंतर्गत प्रायः उक्त तथ्य का समर्थन करते रहे हैं, जिनमें आते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो पहले विद्वान हैं जिन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। यह उत्तर शब्द काल बोधक न होकर साहित्यिक अपभ्रंश से इतर बोलचाल की उस भाषा का बोधक है जो साहित्यिक अपभ्रंश के रूप को की स्वीकृति के पश्चात उसके वाद के रूप में स्थापित होती जा रही थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। राहुल साकृत्यायन ने भी उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है। हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं, जो हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं लेख लिखा है किसने? राहुल साकृत्यायन जी ने, जिसमें उन्होंने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है। फिर आता है, उन्होंने हिंदी कविता का आदि रूप नालंदा और विक्रमशिला के सिद्धों द्वारा बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व के आधार पर सिद्ध किया है। इसी प्रकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो लिखा है, गुलेरी जी और राहुल जी के मतों को स्वीकार करते हुए उत्तर अपभ्रंश के कवियों को स्थान दिया है। तो आप सब समझ सकते हैं कि जो आपके राहुल साकृत्यायन हैं और जो गुलेरी जी हैं और डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, इनका मत जो है एक ही है। शुक्ल जी के साथ साथ कुछ सहमत होते हुए भी डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी जो हैं और तथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश का विवेचन आदिकाल के भीतर करते रहे हैं। द्विवेदी जी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, 10वीं से 14वीं शताब्दी का जो समय है उसे आदिकाल कहा है। भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी कहते हैं। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती रही है, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया। तत्सम शब्द बताया था जो संस्कृत से निकल के आते हैं, मीन्स जो संस्कृत के ही शब्द हैं उन्हें कहा जाता है तत्सम शब्द। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं, फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया। उनके वक्तव्य से यह सिद्ध हो जाता है कि उत्तर अपभ्रंश हिंदी का ही आरंभिक रूप है। उनके अनुसार अपभ्रंश में शब्दों के तद्भव रूपों के प्रयोग की प्रवृत्ति थी, किंतु जब उसमें तत्सम रूपों के प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित होने लगी तब एक नई भाषा का रूप उभरा जिसे हिंदी कहना चाहिए था। तो ये चीज़ें थी यहाँ पे। आइए आगे देख लेते हैं। इसके जो है डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को ही अवहट्ट कहा है और यही अधिक समीचीन है, क्योंकि जिसे कुछ विद्वान अवहट्ट कहना चाहते हैं वही अपभ्रंश का ऐसा रूप है जिसमें हिंदी की सभी आरंभिक प्रवृत्तियां एक साथ मिलती हैं तथा साहित्यिक अपभ्रंश से जिसका गहरा विद्रोह चलता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाएं आ जाती हैं। उन्हें हिंदी साहित्य से निकालकर अपभ्रंश के साहित्य में स्थान देना या अवहट्ट का नया इतिहास खड़ा करना उचित नहीं है। इस दृष्टि से सिद्धों की रचनाओं से ही हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि सिद्धों की रचनाओं से ही हिंदी साहित्य का आरंभ मानना युक्ति संगत होगा। उनके साहित्य की भाषा अपभ्रंश के उत्तर भाषा रूप की सूचना देती है तथा साहित्यिक अपभ्रंश से खुलकर विद्रोह कर रही है। साहित्य के आरंभ का निर्णय भाषा के आधार पर तो किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक दूसरा तत्व है जिसे हम साहित्य की चेतना कह सकते हैं। आगे देखते हैं हम। सिद्धनाथ
साहित्य को हिंदी साहित्य से हटाकर अपभ्रंश साहित्य में रख दें तो फिर हिंदी का समस्त भक्ति साहित्य जड़ और तने से कटे वृक्ष की तरह निराधार हो जाएगा। अतः भाषा के विकास की आरंभिक स्थिति तथा उत्तरवर्ती धार्मिक चेतना के मूल रूप को ध्यान में रखकर सिद्ध साहित्य में हिंदी साहित्य का आरंभ मानना पूर्णतः युक्तिसंगत है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि उसके समांतर लिखे गए साहित्यिक अपभ्रंश के ग्रंथों से उसे सावधानीपूर्वक पृथक रखें। अब यहाँ पे देखेंगे कि सिद्धों ने एक साथ अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी में रचनाएं प्रस्तुत की हैं। ऐसे कवियों की रचनाएं दो वर्गों में विभाजित की गई हैं, ये आपको याद रखना है। उसी आधार पर उनकी गणना यदि एक और अपभ्रंश साहित्य के इतिहास में की गई तो दूसरी ओर आरंभिक इतिहास में भी की गई। साहित्य लिखने के कारण उनका नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में आ सकता है। दो या अधिक भाषाओं में रचना करने की यह प्रवृत्ति बहुत समय तक चलती रही। विद्यापति का साहित्य इसका प्रमाण है। विद्यापति जो है इनका साहित्य इसका प्रमाण है। एक ही कवि को अपभ्रंश का कवि मान लेने के पश्चात उसकी कुछ रचनाओं में प्रारंभिक हिंदी का प्रयोग देखकर उसे हिंदी का आरंभिक कवि भी मानने से इनकार नहीं किया जा सकता है। आइए अब हम देखते हैं प्रथम कवि किसे माना जाए। ठीक है, तो सभी ने अलग अलग माना है और सभी को नोट कर लेना है। बेसिक से बिल्कुल क्लास है, जहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो सभी डाउट यहाँ क्लियर होंगे क्योंकि यह ऑथेंटिक बुक है। ओके, प्रश्न यह उपस्थित होता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माने। तो डॉक्टर शिव सिंह सेंगर जो हैं इन्होंने 7वीं शताब्दी में उत्पन्न पुष्य या पुण्य नामक किसी कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो आप इसे किस तरीके से याद करेंगे हम आपको जब इनके नोट्स प्रोवाइड कराएंगे उसमें ज़रूर बताएंगे। तो साथ ही किंतु इस कवि का उल्लेख मात्र मिलता है, इसकी कोई रचनाएं नहीं मिलती हैं। राहुल जी जो हैं राहुल साकृत्यायन, इन्होंने 7वीं शताब्दी में सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। 84 सिद्धों में से एक हैं ये सरहपाद। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है। तब बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। वर्ण विषय और चेतना की दृष्टि से भी उनका काव्य इस हिंदी साहित्य के भक्तिकाल का बीजांकुर है। 84 सिद्धों के काव्य चेतना के अनेक तत्व नाथ संप्रदाय की काव्य चेतना में विलीन होकर एक नई प्रेरणा बने और फिर दोनों ने भक्ति काव्य की आधारभूमि तैयार की। सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य का विकास हुआ। देखिए, सिद्धों से ही नाथ निकल के आए हैं। जैसे कोई एक ग्रुप था जिसमें कोई दो प्रकार के व्यक्ति जैसे मिल गए जिनमें विरोध हो गया कि कोई इस चीज़ को पसंद कर रहा है, कोई इस चीज़ को नहीं पसंद कर रहा है, तो वो वहाँ पे दो भाग हो जाते हैं। दूसरा भाग निकल जाता है तो दो नाम हो जाते हैं उनके। इसी तरीके से जो सिद्ध थे, सिद्धों को जो है स्त्री जो है संग बहुत पसंद था, लेकिन जो नाथ है इन्हें ये जो है इसका विरोध करते थे। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नाथ साहित्य की प्रेरणा से भक्तिकालीन संत साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ। जो नाथ साहित्य है, नाथ जो है इनके ही प्रभाव से जो है संत कवि आए हैं, जिसमें प्रथम कवि कबीर माने जाते हैं। सरहपाद जो इनकी काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ का हठयोग जो है कबीर के काव्य में इतना अधिक पल्लवित हुआ है। देखिए, जो कबीर है इन पर हठयोग का प्रभाव है जो नाथ पंथ से ही लिया गया है। सरहपाद के काव्य की आदि स्थिति को नकारा नहीं जा सकता। साहित्यिक अपभ्रंश में जो साहित्य विकास हुआ है उस पर सरहपाद का उतना प्रभाव नहीं है जितना नाथ साहित्य और संत साहित्य पर। एक तीसरा आधार और है जिस पर हम सरहपाद को प्रथम हिंदी कवि के रूप में प्रतिष्ठित कर सकते हैं, और वह शैली की परंपरा का। सरहपाद ने दोहा और पदों की शैली अपनी कविता में प्रयुक्त की है। देखिए, सरहपाद जो है इन्होंने दोहा और पदों की शैली में रचनाएं लिखी हैं। यह शैली उनके बाद के सभी हिंदी कवियों ने परंपरा के रूप में अपनाई है। हिंदी मुक्तक काव्य में दोहा सबसे अधिक प्रिय छंद रहा है। क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी मुक्तक काव्य में कौन सा छंद सबसे प्रिय रहा है, तो दोहा छंद जो है सबसे प्रिय रहा है। अतः सभी दृष्टियों से सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जा सकता है। लेकिन कुछ जगह पे जो है स्वयंभू जो है उनको रखा जाता है। जो विद्वान सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि नहीं मानना चाहते, उनके पास अपने मत के समर्थन के लिए केवल दो तर्क हैं। प्रथम तर्क वे यह प्रस्तुत करते हैं कि सरहपाद की रचनाएं अपभ्रंश साहित्य का अंग हैं। दूसरा तर्क यह है कि सरहपाद के समय से 11वीं शताब्दी तक की हिंदी की रचना परंपरा नहीं मिलती। ये दोनों तर्क निराधार हैं।
सत्य यह है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वानों में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कबीरदास से हिंदी साहित्य का आरंभ व्यवहारिक रूप से स्वीकार किया हो। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, इन्होंने डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जो है प्रवृत्ति, एक दो विद्वानों ने अपभ्रंश और हिंदी के मध्य निर्णायक रेखा खींचना कठिन मानकर यही इच्छा प्रकट की है कि भक्ति काल से ही हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाए। देखिए, दो ऐसे विद्वान हैं जो भक्ति काल से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। एक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरे हैं गणपत चंद्र गुप्त जी। और यहाँ ये ऑथेंटिक बुक है डॉक्टर नगेंद्र की, तो ये चीज़ें आपको कहीं भी मिलेंगी अगर तो हो सकता है मिल सकें, लेकिन ये ऑथेंटिक बुक है जहाँ से ही निर्माण होता है अन्य जो नई आपकी बुक आती हैं उनका। तो नेक्स्ट है आपका, इसी कारण उन रचनाओं का आदिकाल के अंतर्गत विवेचन करने का बाध्य हुए जिन्हें वे अपभ्रंश की रचनाएं कहते हैं। डॉक्टर गणपत जो हैं, इन्होंने सालिभा सूरी को प्रथम कवि माना है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है डॉक्टर गणपत चंद्र जी ने। वैज्ञानिक आपको याद रखना है, तो गणपत चंद्र जो है इन्होंने इसका निर्माण किया या इस ग्रंथ को लिखा है। भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता जो हैं सालिभा सूरी हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, जो तर्क संगत नहीं है। यह प्रश्न जो है उत्तर हो सकता है कि सरहपाद की भाषा हिंदी का प्रारंभिक रूप है या सालिभा सूरी की भाषा। दोनों के उदाहरणों से स्वतः ही इसका उत्तर मिल जाता है। देखते हैं, सरहपाद की भाषा है, घोर अंधेरे चंद्रमणि जिम उज्जवल करे, परम महासुख ऐ खड़ दुरी अशेष रहे। तो ये जो है सरहपाद की है। पंडित साल संत बखाड़े जो है ये भी पंक्ति सरहपाद ने दी है। और सालिभा सूरी जो है इनकी भी रचना दी गई है, तम जिय पाई पिख विड़ु पिय उक खिरिय मंथर गय सर लाइवी उत्तावल चली, तुह मढ़हर चलती चंचल रमण भरी, छुड़ब खिसिय रसड़ावल किंकिर रव पसारे। तो ये जो है इनकी पंक्ति है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो सरहपाद हैं इनकी भाषा में ज़्यादा ही नज़र आ रहा है, तो हम सरहपाद को ही प्रथम कवि मान सकते हैं। उनके ग्रंथों का उतना महत्व नहीं जितना चेतना का है, भावना और विचारणा का है, क्योंकि इन्हीं से साहित्य का अस्तित्व माना जाता है, ना कि मात्र ग्रंथ संख्या से। इस दृष्टि से सरहपाद को की देन अधिक महत्वपूर्ण है। उनकी भावधारा जो है सिद्धों और नाथों से होती हुई कबीर तक अपनी परंपरा बनाती है, जबकि सालिभा सूरी की देन इस संदर्भ में नगण्य है। अतः सरहपाद को ही हिंदी का प्रथम कवि माना जा सकता है, तो इसको जो है नहीं माना जा सकता है। जो सालिभा सूरी हैं इनकी रचना में उतना जो है हिंदी का प्रस्तुत रूप नहीं है। प्रथम रचना किसे माना गया? हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद की जो रचनाएं मिली वे सभी मुक्तक हैं। सिद्धों ने जो रचनाएं लिखी हैं वह मुक्तक हैं, ये आप याद रखना। प्रथम रचना के नाम पर किसी एक पुस्तक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। महापंडित राहुल सांकृत्य ने हिंदी काव्यधारा में, इनकी रचना जो है हिंदी काव्यधारा में सरहपाद की कुछ रचनाओं का संग्रह किया। उसी के आधार पर उनकी हिंदी रचना का एक अंश लिया, जहाँ मन पवन संचरई। जो पंक्ति है यह सरहपा की है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। इसमें जो है अपभ्रंश भाषा के व्याकरण की प्रवृत्तियां मिलती हैं, तथापि हिंदी के रूप की झलक ही अधिक स्पष्ट है। साथ ही डॉक्टर द्विवेदी ने तत्समता की जिस प्रवृत्ति को हिंदी भाषा का मूल रहस्य माना है, वह भी पवन, रवि, वट, चित्त आदि शब्दों में स्पष्ट देखा जा सकता है। अन्य सिद्ध कवियों ने भी सरहपाद की इस भाषा प्रवृत्ति का अनुकरण किया है। राहुल सांकृत्याय ने सरहपाद का समय 769 ईस्वी माना है, तथा डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने 633 बताया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं 7वीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं। तो ये कथन जो है राम कुमार जी का है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। भाषा यहाँ पे रचनाओं के वर्ण विषय हठयोग, मंत्र, मध्य और स्त्री जो वज्रयान के मुख्य रूप हैं। भाषा अपभ्रंश मिश्रित है, जिसमें सिद्धांतों के मिश्रण के कारण काव्योत्कर्ष हो नहीं सकता। वस्तुतः डॉक्टर वर्मा ने काव्योत्कर्ष का जो अभाव देखा है वह सिद्धांतों के मिश्रण के कारण है। तो इस तरीके से जो है प्रथम रचना मिली है जो सरहपाद की
यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना का निर्धारण करना हो तो सरहपाद आदि सिद्धों की मुक्तक कविताओं के पश्चात जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य जो ग्रंथ है लिया जा सकता है। इसमें सरहपाद की दोहा शैली का विकसित रूप मिलता है। देवसेन ने इस ग्रंथ में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया है। गृहस्थ धर्म का उस वर्णन का केंद्र है, अतः इसमें साहित्यिक तत्वों का अभाव नहीं है। इस दृष्टि से ग्रंथ रूप में यह हिंदी का प्रथम साहित्यिक रचना है। हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना पूछी जाए तो वह देवसेन कृत श्रावकाचार्य है। नेक्स्ट आता है सीमांकन। तो सीमांकन जो है सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मान लेने से हिंदी साहित्य के आधार को की सीमा 8वीं शताब्दी निश्चित हो जाती है। यह सीमा राहुल साकृत्यायन के मत पर आधारित है। 8वीं शताब्दी माना है इन्होंने समय। ग्रियर्सन, शिव सिंह और मिश्र बंधु, गुलेरी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा इससे बहुत दूर तक सहमत हैं। दूसरा पक्ष उन विद्वानों का है जो हिंदी साहित्य का आरंभ ईसा की 10वीं शताब्दी के अंतिम 7 वर्षों से मानते हैं। इन विद्वानों का नेतृत्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। उनके मत में मुंज और भोज का समय जो है 993 से पुरानी हिंदी का प्रयोग शुद्ध साहित्य में हुआ है, किंतु शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश भी कहा है। जिन 12 कृतियों के आधार पर वीर गाथा काल का नामकरण किया गया है, 12 कृतियाँ ली हैं शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ को लिखने के लिए। वीर गाथा काल नामकरण किया है इन्होंने, जो है आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। उनमें भी अपभ्रंश की 4 कृतियाँ जो है जिनका आधार लिया गया है। 4 जो आगे चलकर वीर गाथा काल को अपभ्रंश काल एवं देश भाषा काव्य में विभाजित करती हैं। सरहपाद, देवसेन आदि कवियों का परिचय दिया है इन्होंने, अतः अप्रत्यक्ष वे स्वयं भी वीर गाथा काल से संबंधित आदिकाल को सीमा सरहपाद तक ही पीछे लौटाते हैं। इन्होंने सीमा जो है सरहपाद तक ही दी है। जिस प्रकार हिंदी साहित्य के आदिकाल की आरंभिक सीमा विवादग्रस्त रही है, किंतु इस सत्य से अप्रत्यक्ष ही सही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं जैसे विद्वान भी सहमत रहे हैं, किंतु सिद्धों और जैन कवियों की कई रचनाओं को उसके बाहर नहीं रखा जा सकता, उसी प्रकार उसकी अंतिम सीमा भी विवादग्रस्त अवश्य है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर ग्रियर्सन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार ग्रियर्सन है। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। मिश्र बंधुओं ने एतदर्थ 1389 का वर्ष स्वीकार किया है। रामचंद्र शुक्ल आदिकाल की अंतिम सीमा 1318 ईस्वी तक मानते हैं। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल उसे 1343 तक ले गए हैं, किंतु डॉक्टर राम कुमार वर्मा शुक्ल जी से सहमत हैं। जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हैं वो शुक्ल जी से ही सहमत हैं। अन्य इतिहासकार भी अधिकांशतः शुक्ल जी से ही सहमत हैं, जिन्होंने विद्यापति का रचनाकाल 1375 से 1478 माना है। इस दृष्टि से आदिकाल की अंतिम सीमा 1478 निर्धारित की है। इसमें भी संदेह नहीं है कि भक्ति काल में जिन प्रवृत्तियों का विकास हुआ उनकी भूमिका विद्यापति के पूर्व ही पूर्ण हो चुकी थी, अतः विद्यापति को भक्ति काल में रखकर 14वीं शताब्दी के मध्य को आदिकाल की अंतिम सीमा मानना ही समीचीन होगा। दूसरे शब्दों में शुक्ल जी द्वारा निर्धारित 1318 के बाद भी 2-3 दशाब्द तक आदिकालीन साहित्य सामग्री का प्रसार माना जा सकता है। तो इस तरीके से ये पूरा सार था हमारे आज की क्लास का, जिसमें हमने महत्वपूर्ण चीज़ें देखी हैं। पहले तो हमने जो अपभ्रंश का जो आरंभ है, उसके बाद में नामकरण जो है और प्रथम कवि प्रथम रचना देखी है। अब इस क्लास में, आज की क्लास में यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसी लगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी, और लाइक करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, नेट जेआरएफ का न्यू सिलेबस जो विधाएं लगी हुई हैं, हिंदी का जो कहानी है, हिंदी कविता है, उन सभी का कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा विद प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको 31 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। कंप्लीट कोर्स होगा और साथ ही 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे। तो ये सब आप लेना चाहते हैं, आपको सभी चीज़ें व्हाट्सएप में PDF में मिल जाएंगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और नेट जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, अपने प्रथम प्रयास में है अगर,
या फिर आपका दूसरा या तीसरा है, तो मैं आपसे 100% श्योर कह सकती हूँ कि आप अगर हमारा चैनल, हमारा मीन्स कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप जो है सिलेक्टेड चीज़ों से सिलेक्टेड तैयारी करके अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9076657508 पे। ओके, तो ये नंबर है, इस पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, जो हम ये डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास पढ़ा रहे हैं, इसे देखना मत भूलें। इसकी क्लास अगर आप सही से देख लेते हैं और नोट्स तैयार करते हैं तो आपका ये चीज़ें हैं जो क्लियर हो जाएंगी। देखिए, इसको पढ़ना भी ज़रूरी है और न्यू सिलेबस को भी पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको लगभग 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं, 10 क्वेश्चन या फिर 8 क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास आपके जो कालक्रमानुसार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए अच्छा है। न्यू सिलेबस आपको कहीं भी कोई बुक में शायद ही मिल जाए, क्योंकि अगर आई हो कोई मार्केट में तो मुझे अभी इतना इन्फॉर्म नहीं है। लेकिन मैंने जो सेलेक्ट किया है वो मैंने गूगल से सर्च करके और बाकी जो हमारे नोट्स थे उनसे लिया है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एक जगह पे सारा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जिससे आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो इन करेंगे यहीं पे इस क्लास को, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम 2020 क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे। आप लोग भी जुड़िएगा और पार्टिसिपेट करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ओके, तो इन करते हैं इस क्लास को। जय हिंद, जय भारत।